एक लड़की होती है जो कि 12वीं में 95% अंकों से पास हुई थी। वह पढ़ने में बहुत तेज़ होती है। उसका सपना होता है कि वह आगे चलकर आईएएस बने। फिर 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद वह ग्रेजुएशन करती है। जैसे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाती है तभी उसके घर वाले जो होते हैं उसकी शादी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, इसलिए उसकी भावनाओं का कद्र नहीं करते हैं। लड़की भी अपने माता पिता का इज्जत करती थी। वह काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए वह न चाहते हुए भी अपनी माँ बाप का बात मान लेती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी करने के बाद वह ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद वह सोचती है कि शायद ससुराल वाले मेरा साथ देंगे और मैं आगे की पढ़ाई जारी कर सकूंगी। जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो वह अपने सास ससुर को बताती कि वह आगे पढ़ना चाहती है, वह कुछ करना चाहती है। तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि देखो, तुम एक लड़की हो, तुमको घर का काम करना चाहिए ना कि बाहर काम। इसलिए घर का काम करने लायक तुम पढ़ाई कर चुकी हो, अब रहने दो। तब उस लड़की को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसका जो सपना है वह कहीं ना कहीं अब बिखर रहा है। वह इन शादी के बंधनों में बंध कर, इन घरों में रहकर वह अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए आए दिन उसके घर में उसके सास ससुर, उसके पति से आए दिन तकरार होता रहता था। वह लड़की तंग आकर एक दिन अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लेती है, क्योंकि वह जानती थी अगर मैं इस घर में रही तो शायद मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह लड़की एक दिन अपने पति से तलाक ले लेती है और झोंक देती है खुद को पढ़ाई करने में। दिन रात एक करके वह पढ़ाई करती है और एक दिन वह यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अफसर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ वह एक ऐसी महिला की है, ऐसी महिला अफसर की है जिसने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए वह लगातार संघर्ष करती रही और आखिर में वह अपने सपनों को साकार करने में सफल होती है। तो दोस्तों, आज की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। दरअसल यह कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक ज़िले से। उस ज़िले में आज एक नई डीएम आने वाली है। उनके इंतज़ार में जो डीएम कार्यालय के सभी अधिकारीगण होते हैं, कर्मचारी, उनके स्वागत में अपने हाथों में फूलों की गुलदस्ता लिए लाइन में खड़े होते हैं। कुछ घंटे बीतते हैं, तभी मैडम का काफ़िला आकर रुकता है। रुकने के बाद जो गार्ड होता है मैडम का दरवाज़ा, कार का दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद मैडम उतरती हैं और जो डीएम कार्यालय के बड़े बाबू होते हैं वो डीएम साहिबा को गुलदस्ता भेंट करते हुए उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी होते हैं उस कार्यालय में, सभी ने मैडम का स्वागत गुलदस्ता देकर करते हैं। उस पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़े होते हैं उस ऑफिस के एक क्लर्क होते हैं प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भी मैडम को देखकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। सर नीचे करने के बाद जो गुलदस्ता हाथ में लिए थे वो देने के बाद वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद मैडम अपने ऑफिस में जाती हैं। ऑफिस में जाने के बाद जो बड़े बाबू होते हैं वो अपने सभी कर्मचारियों को बुलाते हैं और सभी से एक एक करके पर्चे कराते हैं। आखिर में जो होते हैं प्रेम सिंह, उनसे बड़े बाबू पर्चे कराने वाले होते हैं। तभी डीएम साहिबा कहती है कि इनसे मैं खुद कर लूँगी। तब डीएम साहिबा प्रेम सिंह से कुछ बोलने ही वाली थी, पूछने ही वाली होती हैं। तभी जो प्रेम होता है वह कहता है कि मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस ऑफिस में क्लर्क का काम करता हूँ। इतना कहने के बाद वह तेज़ी से वहाँ से भी बाहर चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है तो यह बात जो वहाँ के बड़े बाबू होते हैं वह कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यह बात डीएम साहिबा को बुरा न लगे, इसलिए वह बाहर आते हैं प्रेम सिंह के पास। पूछते हैं कि तुम आज अभी डीएम साहिबा ने यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो,
आखिर तुम चाहते क्या हो। प्रेम सिंह को बड़े बाबू काफ़ी भला बुरा कहते हैं। कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है, ना ही वह कुछ बड़े बाबू का जवाब देता है। इस मैडम को इस ऑफिस में काम करते हुए धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं। जो उस ऑफिस में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वह डीएम मैडम से काफ़ी घुल मिल गए होते हैं, क्योंकि जो डीएम साहिबा का व्यवहार होता है वह बहुत ही अच्छा व्यवहार था। उन्हें उसके बोलने चालने का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसलिए सभी लोग उनसे घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वह हमेशा डीएम मैडम से दूरी ही बनाए रखता था। अगर उसका कोई काम होता तो अपने किसी दोस्त को भेजकर काम करा लेता था, लेकिन वह मैडम के सामने नहीं जाता था। मैडम को इस बात से आश्चर्य होता था कि आखिर वह मेरे पास क्यों नहीं आता है। तो जो डीएम कार्यालय के बड़े बाबू होते हैं, उनको बुलाकर एक दिन डीएम मैडम कहती हैं, प्रेम के बारे में पूछती हैं, तो बड़े बाबू बताते हैं कि लगभग साल भर पहले प्रेम ने इस ऑफिस में ज्वाइनिंग ली थी। तब से लेकर अब तक, जब से ज्वाइनिंग लिया है तब से लेकर अब तक यह न ही किसी से बोलता है ज़्यादा, न ही ज़्यादा किसी से मतलब रखता है। बस काम से काम मतलब रखता है और सुबह आता है और शाम से चला जाता है। धीरे धीरे मैडम को उस ऑफिस में 5-6 महीने बीत जाते हैं। उस ऑफिस में एक अधिकारी के रूप में होते हैं वर्मा जी। वर्मा जी का काम होता है ठेकेदारों का टेंडर पास करवाना। टेंडर पास करवाने में वे ठेकेदारों से बहुत सारा पैसा कमीशन के रूप में लेते थे। इस बात की जानकारी जब मैडम को होती है तो वह एक दिन वर्मा जी के टेंडर पर साइन करने से मना कर देती हैं। जब इस बात की जानकारी वर्मा जी को होती है तो वह अपने केबिन में मैडम को भला बुरा कहने लगता है। हालांकि वहाँ पर मैडम नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगता है। लेकिन जो प्रेम होता है वह वर्मा जी की सारी बातें सुन रहा होता है। जब वह सुन रहा होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वह जाकर वर्मा जी से बहस कर लेता है। बहस इतनी तेज होती है कि दोनों में हाथापाई होने लगती है। किसी तरह से उस ऑफिस के सारे अधिकारी और कर्मचारी आकर दोनों का बहस शांत कराते हैं। जब बहस शांत हो जाता है तो डीएम साहिबा उस प्रेम को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आपने वर्मा जी से बहस क्यों किया। तब प्रेम बताता है कि जो वर्मा जी हैं वह आपने उनके जो टेंडर था उस पर आपने साइन नहीं किए, इसलिए आपको वह भला बुरा कह रहे थे, इसलिए मैं उनसे बहस करने लगा और हाथापाई की शुरुआत उसने ही की थी। तो मैडम कहती है कि अगर वो भला बुरा मुझको कह रहे हैं तो उनको डांटने का हक मेरा है कि आपका। इस बात पर जो प्रेम होता है वह अपना सर नीचे कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। तब जो डीएम मैडम होती है उन्हें और भी गुस्सा आता है। कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम शांत चुपचाप खड़े हो। तब प्रेम कहता है कि मैडम देखो, भले ही मैं आपसे अलग हो गया हूँ, लेकिन आपके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है, आपके खिलाफ़ कोई बोलता है तो मुझे तनिक भी पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चुपचाप केबिन के बाहर चला जाता है और जो मैडम होती है वह प्रेम को देखती ही रह जाती हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। ऑफिस में फिर पहले जैसा हो जाता है। सब कर्मचारी अच्छे से आते हैं, काम करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वैसे प्रेम भी रोज जाता था, काम करता था और चला जाता था। एक दिन कलेक्टर मैडम को फ़ोन आता है कि आपके ऑफिस में कैबिनेट स्तर के एक मंत्री आने वाले हैं जांच पड़ताल करने के लिए। तब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कैबिनेट मंत्री को आना होता है। मैडम अपने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का आदेश देती हैं कि उस दिन किसी की छुट्टी नहीं होगी। उस दिन सारे कर्मचारी व अधिकारीगण सभी लोग ऑफिस में अपने अपने काम पर लगे रहेंगे। जब सुबह के 9 बज जाते हैं तो सारे अधिकारी और कर्मचारीगण आ जाते हैं
लेकिन जो प्रेम होता है उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। तब मैडम जी जो बड़े बाबू होते हैं उनसे पता करवाते हैं कि पता लगाइए कि प्रेम अभी तक आया क्यों नहीं। तब बड़े बाबू फ़ोन लगाते हैं तो पता चलता है कि बीते रात प्रेम के ऊपर किसी ने आत्मघाती हमला कराया है। जब यह बात बड़े बाबू कलेक्टर साहिबा को बताते हैं तो कलेक्टर साहिबा काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वह कहती हैं कि मैं प्रेम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जा रही हूँ, आप मंत्री जी आ रहे हैं, उनको देख लीजिएगा। तब बड़े बाबू कहते हैं कि मैडम आप जा रहे हैं, यहाँ मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। तो मैडम जो होती हैं कलेक्टर मैडम, वह कहती हैं कि मंत्री से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मुझे प्रेम से मिलना। उसके बाद जल्दी से अपने ड्राइवर को बुलाती हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपने गार्ड के साथ प्रेम को देखने के लिए हॉस्पिटल में चली जाती हैं। हॉस्पिटल में जाती हैं, दौड़ती हुई अंदर जाती हैं तो वहाँ पर उपस्थित सभी मरीज, सभी डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पूछती हैं कि प्रेम नाम का जो मरीज़ है वह किस वार्ड में है। तब डॉक्टर लोग बताते हैं कि इस वार्ड में है, अभी भी वह बेहोशी अवस्था में है। तब कलेक्टर साहिबा बताती हैं कि इसका इलाज जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे करके हमको फ़ोन करिए। इतना कहने के बाद प्रेम को देखती हैं, वह बेहोशी अवस्था में ही पड़ा रहता है। उसको देखने के बाद उसका जो दवा का खर्चा होता है वह मैडम भर के वापस अपने ऑफिस में चली जाती हैं। जब ऑफिस में आती हैं तो पता चलता है कि जो मंत्री होते हैं वह मैडम से नाराज़ होकर वापस जा चुके थे। दोस्तों कुछ दिन बीतते हैं जब प्रेम होश में आता है और वह छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। मैडम प्रेम से बराबर फ़ोन करके उसके हालचाल लिया करती थी। एक दिन मैडम की छुट्टी होती है, वह अपने गार्ड से कहती है और अपने ड्राइवर से कि मुझे आज प्रेम के घर जाना है। इसलिए ड्राइवर मैडम को लेकर प्रेम के घर चले जाते हैं। जब मैडम जाती हैं तो देखती हैं कि जो प्रेम है वह एक चारपाई पर लेटा हुआ है। वह अपने पास ही में रखी दवाई को लेकर खाना चाहता है लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। तब मैडम ने जाकर प्रेम को दवाई खिलाती है और पानी पिलाती हैं। पास में बैठकर बहुत सारे बातें होती हैं। तब वह बताती हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ था उसकी जांच करवाई तो पता चला कि वर्मा ने ही तुम्हारे ऊपर हमला करवाया है, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया हूँ। उसके बाद उन दोनों में लगातार बातें होती रहती हैं। तभी जो कलेक्टर होती है वह पूछती हैं कि तुम्हारी बीवी और बच्चे कहाँ हैं। तो प्रेम बताता है कि आपसे बिछड़ने के बाद मैंने दोबारा शादी नहीं की, पर आपने अभी तक अपना शादी की कि नहीं। तब कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि मुझे पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी। और वैसे मेरे जो पिता हैं उन्होंने तो कह दिया था शादी करने के लिए, बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं उनकी बात बार बार काटती चली गई। दोस्तों उसके बाद जो प्रेम होता है वह अपने किए पर मैडम से क्षमा मांगता है। मैडम भी उसे क्षमा कर देती है और उसके बाद फिर से वे दोनों जाकर शादी रचाते हैं और फिर दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना।